प्रिय छात्रों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9th NCERT मैथ जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और यह जो है इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इसमें जो है हम कुछ और बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद से जो उदाहरण है उसको करेंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली भी हल करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, है ना। तो आइए देखते हैं जो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक, ये 3 टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 जो है इसको हल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। जितनी भी संख्याएँ भिन्न में लिखी जाती हैं, है ना, जितनी भी संख्याएँ भिन्न में लिखी जाती हैं, फ्रैक्शन में लिखी जाती हैं या बटा में लिखी जाती हैं, उन संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या का मतलब भिन्न वाली संख्या। ऐसी संख्याएं जो भिन्न में लिखी जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो किन किन संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे, तो यहाँ पर इसकी परिभाषा भी हम लिखते हुए चलेंगे और साथ में समझते हुए चलेंगे। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ना। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक हो तथा Q जो है 0 के बराबर न हो। मतलब जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्याओं में क्या है, जो P है वो जो ऊपर वाला अंक है वो जिसको अंश कहते हैं, ये आपका क्या होता है, पूर्णांक होता है। और हर भी आपका एक पूर्णांक होता है, मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक, अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक। पूर्णांक जो है आप पढ़ चुके हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसलिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह धनात्मक में भी होती हैं और ऋणात्मक में भी होती हैं। ठीक है ना। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां पर P और Q क्या हो, पूर्णांक हो और Q का मान 0 के बराबर न हो। मतलब जो हर वाली संख्या होती है वह 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए, जैसे मान के चलिए कि जैसे 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 में क्या है, इसको कहेंगे अंश और नीचे वाले को क्या कहेंगे, हर। तो अंश बटे हर, तो अंश बटे हर को हम कहते हैं भिन्न। ठीक है ना, अंश बटे हर को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। मतलब भिन्न वाली जो संख्या होगी उसी को परिमेय संख्या कहेंगे। शर्त यह है कि हर का जो मान है, वह 0 नहीं होना चाहिए। अंश भले ही 0 हो जाए लेकिन हर जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 2/0, 5/0, -3/0, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दें 0/2, 0/5, 0/-3, इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपके सामने अगर इस तरह की कोई भी संख्या है जो अंश भी पूर्णांक हो और हर भी पूर्णांक हो, तो अंश बटे हर वाली जो संख्या होगी, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन हर का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हर आपका 0 हो जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इस मान के चलिए 0 है। ठीक है, 2/3 है, 3/5 है, -700/1015 है ना, 7 है, 8 है, -3 है, -1 है ना। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे, क्योंकि इन संख्याओं के नीचे एक लिख सकते हैं, जैसे 0 एक परिमेय संख्या है,
तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। 2/3 में 2 अंश है, 3 हर है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। 3/5 में 3 अंश है और 5 हर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। -700/1015 ये भी एक परिमेय संख्या है। 7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 8 के नीचे 1 लिख सकते हैं, -3 -1 ये सभी परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इसके नीचे भी क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो। ठीक है, तो ये जो था आपका परिमेय संख्या था, अर्थात जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। अंश, जहाँ P और Q क्या हो, अंश हो, ये आपका अंश हो और ये आपका हर हो, ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अंश भी पूर्णांक और हर भी पूर्णांक, मतलब ये दोनों पूर्णांक होंगे तभी जो हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, शर्त ये है कि हर का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए इसके बाद से हम उदाहरण नंबर 1 जो है देखते हैं। जो पहला उदाहरण है इसमें ये कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य। आपके सामने जो उदाहरण है NCERT बुक का जो पहला उदाहरण है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी बताना है कि ये जो कथन है ये सत्य है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न आपके सामने है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो क्या ये सत्य है। देखिए, पूर्ण संख्याएं, आप जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से प्रारंभ होता है ऐसे, और प्राकृत जो संख्या होती है वो किससे प्रारंभ होता है, 1 से। जो प्राकृत संख्या होती हैं वो 1 से प्रारंभ होता है। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं क्या, तो उत्तर होगा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में तो 0 है लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये 0 से प्रारंभ होता है और इसमें कोई भी 0 नहीं होता है, तो यही दोनों में अंतर भी होता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो यहाँ लिख देंगे यह जो कथन है वह क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि, है ना, इसका कारण भी दे देंगे, है ना, क्योंकि शून्य जो है, हम जानते हैं शून्य के बारे में, शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है ना। हम देख सकते हैं कि शून्य क्या है, बताइए, शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। यही अंतर है दोनों में। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है क्या, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है, और यह कथन असत्य है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में 0 होता है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं, परंतु सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो आप समझ लिए होंगे कि पहला जो प्रश्न था प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो यह जो कथन था यह असत्य था। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं, है ना, आप देख लीजिए कि जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ठीक है, जितने भी पूर्णांक होते हैं ये सभी परिमेय संख्या हो जाती हैं, क्योंकि इनके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब सबके नीचे 1 लिख सकते हैं तो यह जो है P/Q के फॉर्मेट में हो जाती है, इसलिए ये जो है सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो यह जो कथन है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि यह जो कथन है वह क्या है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक यम के लिए
यम बटे 1, ठीक है। कोई भी पूर्णांक हो, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 परिमेय संख्या होती है, ना। जितने भी पूर्णांक होते हैं, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, सभी पूर्णांकों के नीचे क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसलिए सभी पूर्णांक जो होते हैं, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3 है प्लस 4 है, ये पूर्णांक है, ये ऋण पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है। तो जितने भी पूर्णांक होंगे, चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, ये सभी परिमेय संख्याएं हो जाते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर लिख लिया गया है कि यह जो कथन है सत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है एक परिमेय संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्णांक के लिए यम बटे 1 जो है यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यम का मान धनात्मक में भी हो सकता है और यम का मान ऋणात्मक में भी हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, क्या यह कथन सत्य है? क्या सभी परिमेय संख्याएं जो हैं एक पूर्णांक होती है? आइए इसकी जांच भी कर लेते हैं। देखिए, मान के चलिए कि 3/5 एक परिमेय संख्या है, तो 3/5 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है। जैसे 10/2 एक परिमेय संख्या है, तो यह जो है इससे कट सकता है और यह 5 बार में कट सकता है, तो 5 एक पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यह भिन्न में है, इसको पूर्ण संख्या के रूप में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो पूर्णांक हो भी सकती है और पूर्णांक नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि प्रत्येक संख्या के लिए कहा गया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या ये सत्य है? तो लिख सकते हैं कि यह कथन सत्य नहीं है, यह कथन क्या है, असत्य है। क्यों? देखिए, यह लिख देंगे, यह कथन क्या है, असत्य है, ठीक है ना। यह कथन क्या है, असत्य है। जैसे मान के चलिए कि 3/5 एक पूर्णांक नहीं है, यह परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है, तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हों ऐसा संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है? जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको भिन्न में लिख सकते हैं, तो भिन्न में लिखने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो पूर्णांक होगा। पूर्णांक हो भी सकता है, पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। तो सभी संख्याओं के लिए कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक नहीं होती है। आप देख लीजिए सामने कि 3/5 एक परिमेय संख्या है परंतु यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, ठीक है। आइए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको फिर से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलिए और मैथ की अच्छी तैयारी भी करते चलिए, रिवीजन भी करते रहिए, ताकि मैथ आपका स्ट्रांग हो जाए। ये दूसरा पार्ट है ना। फिर से जो है मैं तीसरा पार्ट बनाऊंगा इस चैप्टर का, और एक क्रम से जो है देखते रहेंगे तो मैथ जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में लिख कर नोट्स बना लेंगे और इसकी बार बार रेगुलर जो है तैयारी भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, ताकि मैथ में किसी भी टॉपिक में समझने में आपको दिक्कत ना हो। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 को हल करेंगे। उदाहरण नंबर 2 में ये कहा गया है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात कीजिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के फार्मूले भी हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से हम 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम फार्मूले के आधार पर भी परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 है और कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देख लीजिए, अगर 2 संख्या दी गई हो, जैसे 3 है 4 है, और 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो जितनी संख्या रहता है ना तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। 5 ज्ञात करना है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, बराबर 6 हो गया।
अगर 4 परमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 हो गया। अगर 7 परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो 8 हो गया। तो ये जो संख्या आ रही है इसी संख्या से इन दोनों संख्याओं में अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 में भी 6 से ऊपर और 6 से नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि यहाँ लिख देंगे चूँकि परमेय संख्याएं कितना ज्ञात करना है, 5। परमेय संख्या हमें 5 ज्ञात करना है। तो जो 5 है ना, 5 + 1, 1 जोड़ना है। जितनी संख्या दी गई रहेगी तो उस संख्या में 1 जोड़ना है और 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, है ना, ये मान लीजिए 6 आ गया, तो इस 6 से दोनों संख्याओं में अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर मान लीजिए कि 4 परमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो 4 में 1 जोड़ देते तो यहाँ 5 आ जाता, तो 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते। अगर 7 परमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो 7 में 1 जोड़ देते तो 8 हो जाता, तो 8 से ऊपर नीचे गुणा करते। अगर 3 परमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो 3 यहाँ लिख के और 1 जोड़कर यहाँ 4 बना लेंगे और 4 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर तो 5 ही परमेय संख्या ज्ञात करनी थी, इसलिए 5 में 1 जोड़कर 6 बना लिया गया और 6 जो है इन दोनों में गुणा करें 6 से। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 में हम ऊपर भी 6 से गुणा कर देंगे और 6 से नीचे भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यह जो हो जाएगा 6/6। ठीक है, अब दूसरी जो संख्या है वह 2 है। ठीक है, तो 2 में भी हम क्या करेंगे, 6 से ऊपर गुणा और 6 से नीचे गुणा कर देते हैं ताकि दोनों परमेय संख्याओं का हर जो है एक समान हो जाए। जैसे 6 दूना में यहाँ क्या हो गया, 12 हो गया और नीचे आपका 6 हो गया। अब आपके सामने जो है 6/6 हो गया और 12/6 हो गया। ठीक है, तो अब जो है इसके बीच की परमेय संख्या ज्ञात करनी। जैसे 6/6 है और यहाँ देखिए 12/6 है, तो इनके बीच की जो संख्या होगी जैसे 7/6 हो सकता है, 8/6 हो सकता है, 9/6 हो सकता है, 10/6 हो सकता है, 11/6 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 परमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरह से लिखेंगे। देखिए पहली जो परमेय संख्या थी वो 6/6, ये पहली परमेय संख्या हो गई और आपकी जो है दूसरी जो परमेय संख्या थी वो 12/6 था, है ना। मतलब यहाँ 1 था और यहाँ जो है भाग देने से 2 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में हमें 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आरोही क्रम में चलेंगे। नीचे का हर एक समान होगा लेकिन ऊपर का अंक बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे 6 है तो यहाँ देखिए 7/6 हो गया, 7 के बाद से क्या आएगा, 8/6 हो गया, फिर 9/6 हो गया, फिर 10/6 हो गया, फिर 11/6 हो गया। आप देख सकते हैं कि 6/6, 6/6 का मतलब 1 हो गया और 12/6 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 और 2 के बीच में कितनी परमेय संख्या दिख रही हैं, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5, ये 5 परमेय संख्याएं दिख रही हैं किसके किसके बीच में, है ना, 6/6 और 12/6 के बीच में दिख रही है। अर्थात ये 1 है और ये 2 है। अगर हम यहाँ से क्या करें, 6/6 को हम क्या करें, भाग भी दे सकते हैं। ठीक है ना, हम भाग भी दे सकते हैं। तो भाग देने से क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में ये 5 परमेय संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं निम्न है। 5 परमेय संख्याएं निम्न है। ठीक है, पहला क्या होगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 और यही जो है 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो वीडियो है, यह जो प्रश्न है आपको अच्छे से समझ में आया होगा
है ना। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है, समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएंगे कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, और सारे प्रॉब्लम को दूर कर दिए जाएंगे। बस आप लोग कमेंट करते रहें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए